नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है चाणक्य क्लासेस के ऑनलाइन मंच से। मैं कपिल सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। आज जिस टॉपिक में हम बात करने जा रहे हैं वो है राजस्थान के मेले और त्योहार। देखिए, जो परीक्षाएं आ रही है ना, उन परीक्षाओं में मेले और त्योहारों का प्रश्न एक पक्का आना है। मेले और त्योहारों को जब हम पढ़ते हैं, देखिए दो ये अलग अलग टॉपिक हैं। एक है मेले, राजस्थान के प्रमुख मेले, और एक है राजस्थान के प्रमुख त्योहार। जो मूल रूप से आपको जो बात ध्यान रखनी है इस टॉपिक के अंदर वो ये है कि राजस्थान के अगर आप मेले पढ़ रहे हैं तो मेले पढ़ते समय तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप राजस्थान के मेले पढ़ रहे हैं तो मेले में प्रमुख रूप से आपको स्थान जो है ना वो जरूर याद रखना है। हालांकि मैं यहाँ जब आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो इसमें मैं मेले और त्योहार दोनों की तिथियां आपको बताऊंगा, पर जब आप मेलों का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मुख्य रूप से स्थान याद रखना है आपको, है ना। स्थान जरूर याद रखना है। और जब आप त्योहार पढ़ रहे हैं तो त्योहारों के अंदर आपको यह याद रखना है कि आपको तिथि जो है ना वो अवश्य याद रखनी है। तो एक तो हो गया मेले का तो आपको याद रखना है ज्यादा स्थान, और अगर त्योहारों की बात आए तो त्योहार का याद रखेंगे तिथि। ठीक है, ये हालांकि सब कुछ याद रहे तो द बेस्ट है, फिर तो कहना ही क्या है। परंतु अगर सारा आपको लगे कि कुछ ज्यादा मैटर हो रहा है तो आप इन पे अवश्य आप ध्यान देंगे। ठीक है, अपने जो चीजें पढ़ रही हैं परीक्षा की दृष्टि से जो उपयोगी होंगी उन्हीं बातों को ज्यादा अपने पढ़ेंगे, उनको रिपीट करेंगे। हालांकि मैं मटेरियल आपको बहुत ज्यादा देने की कोशिश करूंगा, परंतु इंपॉर्टेंट जो बातें हैं केवल उसी पर अपने फोकस ज्यादा करेंगे, उसी पे अपने ध्यान ज्यादा देंगे। तो जो आज का टॉपिक है मेले और त्योहार, इसके अंदर जैसे कुछ उत्सव आएंगे उन उत्सवों को भी अपन पढ़ लेंगे कि जो उत्सव आ रहे हैं, चाहे वो सरकारी उत्सव हो चाहे गैर सरकारी उत्सव हो, उनको हम पढ़ेंगे। मेलों के अंदर भी बहुत सारे देवी देवताओं से रिलेटेड मेले आ जाएंगे, पीर फकीरों से रिलेटेड मेले आ जाएंगे, सूफी संप्रदाय से रिलेटेड मेले आ जाएंगे जिनको अपन उर्स बोलते हैं। और इसके अंदर इस तरीके से बहुत सारी चीजें आएंगी। पशु मेले जो है राजस्थान के प्रमुख, वो भी कुछ इसके अंतर्गत आ जाएंगे। देखिए, जब आप इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने का एक तरीका ये होता है कि आप मेलों का टॉपिक अलग से पढ़ सकते हैं, त्योहारों का टॉपिक अलग से पढ़ सकते हैं। पर यहाँ आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ मेले और त्योहारों का जो ये टॉपिक है ना, इसको अपने एक साथ पढ़ रहे हैं। एक ही टॉपिक में ये सब चीजें कवर अपने करेंगे। ठीक है, इन सबको अपने कवर करेंगे तो उसके लिए अपने इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सामने देखिए प्रमुख संवत कुछ आ रहे हैं। जब हम इतिहास के बारे में पढ़ते हैं या हम कला संस्कृति पढ़ रहे हैं तो हमें संवत का नॉलेज अवश्य होना चाहिए। जब हम त्योहारों की बात कर रहे हैं, तिथियों की बात करेंगे, और ये जो तिथियां आप लोग पढ़ेंगे ये मुख्यतः विक्रम संवत से संबंधित होगी। तो फिर भी कितने कैलेंडर क्या चीजें हैं, कुछ प्रमुख कैलेंडरों की हम बात करेंगे, प्रमुख संवतों की बात करेंगे। वैसे तो भारत भूमि पर देखा जाए तो विभिन्न शासकों ने विभिन्न संवतों का निर्माण किया है। लगभग जो बड़े राजवंश रहे हैं उन्होंने अपने अपने संवत जो है वो बनाए थे, अपने अपने कैलेंडर यूं कह सकते हैं उन्होंने तैयार किए थे। पर यहाँ आपके सामने देखिए एक कैलेंडर नजर आ रहा है। मोस्टली हम इस कैलेंडर को यूज करते हैं, भारत में नहीं विश्व के बहुत सारे देश इसको यूज करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर इसको यूज किया जाता है। ये ग्रिगोरियन कैलेंडर है जिसको हम ईसवी संवत या ईसवी सन के नाम से जानते हैं। इसमें 12 महीने होते हैं, आप सबको पता है, और प्रत्येक महीने में 30 या 31 दिन होते हैं। 30 या 31 दिन जो होते हैं ये एक एक महीने को लगभग छोड़ करके होते हैं, और 30-31 दिनों का जो ये संगम है इससे पूरे साल में जो दिन बनते हैं वो 365 या 366 दिन बनते हैं। जैसे आप लोग पढ़ते हैं कि लीप ईयर होता है एक, है ना, ये सब बच्चे इस चीज को ज्यादा यूज करते हैं आप लोग। तो एक लीप ईयर होता है, और लीप ईयर जो होता है वो होता है तो उसमें दिन पूरे वर्ष में कितने बन जाते हैं, 366। लीप ईयर जो होता है उसमें फरवरी जो आती है आपकी, वो फरवरी जो है वो 29 दिनों की आती है, इसको आप बोलते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद में प्रथम दिवस जो इसका होता है वो होता है 1 जनवरी, और अंतिम दिवस जो इसका होता है वो होता है 31 दिसंबर। सूर्य पर आधारित ये कैलेंडर है, सूर्य पर आधारित इसकी कैलकुलेशन होती है, उस आधार पे ईसवी संवत को स्टार्ट किया गया है। कहा जाता है, कुछ विद्वान लोग कहते हैं कि भगवान जो ईसा मसीह है उनसे रिलेटेड है ये, ईसा मसीह के जन्म से संबंधित है, और ईसा मसीह के जन्म के 4 वर्ष बाद इसको प्रारंभ किया गया। परंतु जिसको आप ग्रिगोरियन कैलेंडर कह रहे हैं, ये जो अंग्रेजी कैलेंडर है, इसको प्रॉपर रूप से जो इसका पुनः तैयार किया गया, प्रॉपर रूप से इसको सही ढंग से इसको प्रस्तुत किया गया, वो किया गया था 1582 में, और इसको किया था पॉप ग्रेगोरी अष्टम ने। ठीक है, पॉप थे ग्रेगोरी अष्टम, उन्होंने शुरू किया, पुनः तैयार किया। पॉप ग्रेगोरी के नाम पर ही इसका नामकरण जो हुआ वो हुआ है ग्रिगोरियन कैलेंडर, पॉप ग्रेगोरी के नाम से। ठीक है, तो ग्रिगोरियन कैलेंडर इसको कहा जाता है। बाकी चीजें आपके सामने हैं।
कुल माह 12 होते हैं, दिवस 30 या 31 दिन का होता है, पूरे साल में 365 या 366 दिन होते हैं। 1 जनवरी से शुरू होता है, 31 दिसंबर को ये समाप्त होता है और सूर्य की कैलकुलेशन पर ये आधारित है। ये आपका ईस्वी कैलेंडर है, जिनको लगभग बच्चे आप लोग पढ़ते रहते हैं, यूज हम ज्यादातर करते हैं इसको, क्योंकि देखिए आधुनिकता के वश में हम ईस्वी संवत को ज्यादा यूज कर रहे हैं, पर सारा काम ही जो चल रहा है ईस्वी कैलेंडर के हिसाब से ही चल रहा है। हालांकि हमारे जो त्योहार आते हैं वो विक्रम संवत के जो त्योहार हैं वो विक्रमी संवत से हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आएंगे। और अगर उसमें हम देखें भारतीय संविधान में, तो भारतीय संविधान में जो शामिल किए गए उसको हम बोलते हैं शक संवत, तो शक संवत को उसमें शामिल किया गया था। अभी हम पहले विक्रमी संवत की बात कर लेते हैं, जिसमें प्रॉपर जो आज का जो ये अपना टॉपिक रहेगा, आज का जो अध्याय रहेगा, ये मुख्य रूप से विक्रम संवत पर आधारित रहेगा, क्योंकि राजस्थानी कल्चर के अंदर जितने मेले और त्योहार आएंगे वो मोस्टली विक्रम संवत के हिसाब से आएंगे। तो इसके हिसाब से अपने को याद रखना है, विक्रमी संवत जो है इसको मालव संवत या इसको कृत संवत भी कहा जाता है। 57 ईसा पूर्व इसे प्रारंभ किया गया था। उज्जैन के एक शासक थे राजा विक्रमादित्य, उन्होंने इसको प्रारंभ किया है। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि राजा विक्रमादित्य जो उज्जैन के शासक थे, उन्होंने शक्कों को पराजित किया था, शक्कों का कोई आक्रमण हो गया, उनको पराजित किया, और इस वजह से उन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में एक संवत प्रारंभ किया था। ईस्वी से 57 साल पहले प्रारंभ हुआ है, ध्यान रखना, यहाँ पे 57 ईसा पूर्व लिखा हुआ है। इस चीज को आप ध्यान रखना कि जो ईस्वी की जो घटनाएं होती हैं, है ना, जहां से ईस्वी कैलेंडर का प्रारंभ हुआ है, तो इससे पहले की जो घटनाएं होती है उनके लिए हम ईसा पूर्व शब्द यूज करते हैं, और इसके बाद की घटनाओं के लिए हम ईस्वी शब्द यूज करते हैं। अंग्रेजी में बच्चे जो हैं वो इसको बोल देते हैं बीसी, इसको बोलते हैं बीसी, और यहाँ बोला जाता है एडी, ठीक है, तो ये ऐसे बोल दिया जाता है। और एडी और बीसी बोलते हैं, ईसा पूर्व और ईस्वी हम हिंदी में बोल देते हैं। ईस्वी से पहले की घटना है, तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो विक्रमी संवत का ये जो कैलेंडर है ये ईस्वी से 57 साल पहले चला है। 57 साल पहले चला है, तो इसका जो है इस 57 ईसा पूर्व हम लिखेंगे इसको। पहला जो महीना होता है इसमें वो होता है चैत्र, जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, पहला महीना चैत्र होता है, और अंतिम जो महीना होता है ना वो होता है फाल्गुन। तो फिर ऐसा क्यों है कि मैंने आगे दोबारा फिर चैत्र लिख दिया है? इसके अंदर 12 महीने होते हैं, एक बार आप नाम देख लीजिएगा, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन, और इसके बाद में दोबारा चैत्र आ रहा है। तो इसमें एक जो विचित्र बात है वो ये है कि इसके अंदर जो पहला दिन होता है वो होता है, प्रथम दिवस होता है चैत्र शुक्ल एकम। पहला जो दिन होता है वो होता है चैत्र शुक्ल एकम। मैं थोड़ा इसको विस्तार पूर्वक आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए, कोई भी ये जो पहला महीना होता है ये चैत्र होता है, और किसी भी महीने के अंदर इधर जो पक्ष होता है इसको हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष, और इधर जो पक्ष होता है इसको हम बोलते हैं शुक्ल पक्ष। तो दोनों कृष्ण और शुक्ल पक्ष इसमें 15-15 दिन होते हैं। यहां जो 15वां दिन आता है, 15वां दिन जो यहां पर आता है इसको हम बोलते हैं अमावस्या। यहां जो 15वां दिन आता है इसको हम बोलते हैं अमावस्या, और यहां पर जो 15वां दिन आता है इसको हम बोलते हैं पूर्णिमा। तो इसको आप 30वीं तिथि भी कह सकते हैं। आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि ये 15वीं तिथि है, और इसको आप बोल सकते हैं कि ये 30वीं तिथि है, ठीक है। तो चैत्र कृष्ण और शुक्ल होता है चैत्र के अंदर। तो अपन ये बात करें कि पहला दिन, तो इसकी जो प्रारंभ होता है ये पहला दिन है। देखिए आप पीछे पहला दिन आपको लिखा गया है, प्रथम दिवस होता है चैत्र शुक्ल एकम होता है, जिसको हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कह देते हैं। तो यहां से जो नव संवत्सर है ये प्रारंभ होता है, ये नव संवत्सर है, यानी यूं कह सकते हैं कि नव वर्ष जो प्रारंभ होता है उस नव वर्ष को प्रारंभ ये यहां से हो रहा है, जो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने माना इसी दिन, ये मानना है कि ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मांड की रचना की, संसार की जो रचना की है इसी दिन की है, तो यहां से नव वर्ष प्रारंभ माना जाता है। तो नव संवत्सर या नव वर्ष इसको कहा जाता है, चैत्र शुक्ल एकम से इसको प्रतिपदा से हम इसको शुरू मानते हैं। तो ये पहला दिन हो गया। तो अगर नया साल यहां से शुरू हो रहा है, आपको ध्यान रखना है, तो इसके बाद में आगे तो बैसाख आ जाएगा, ज्येष्ठ आ जाएगा। तो ये जो महीने हैं 15 दिन, भाई ये वर्ष के अंत में आते हैं, और वर्ष के अंत में आते हैं तो ये वाला जो है अमावस्या ये पूरे साल के लास्ट में आएगा, इसलिए इसको अंतिम दिवस कहा जाता है। अगर आपको पूछा जाए कि विक्रम संवत का पहला
पहला दिन बताइए, तो विक्रम संवत का जो पहला दिन आता है वो आता है चैत्र का शुक्ल पक्ष की एकम। और अगर विक्रम संवत का अंतिम दिन पूछा जाए तो ये आएगा, क्योंकि ये 15 जो दिन है बेटा, ये 15 दिन सबसे लास्ट में आते हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में ये 15 दिन आएंगे, इसको याद रखना। और ये 15 दिन आ रहे हैं, ये स्टार्टिंग में आ रहे हैं। कुल मिलाकर अपन यूं कह सकते हैं, एक और तरीके से बता देता हूं, कि जैसे मान लीजिए ये चैत्र आ रहा है, इसके बाद में ये शुक्ल पक्ष की एकम आपने ऐसे पढ़ा। अब इसके बाद में तो बैसाख आ जाएगा, बैसाख के बाद में ज्येष्ठ आ जाएगा, फिर चलते चलते आषाढ़ श्रावण करते करते फाल्गुन, ठीक है, फाल्गुन आ जाएगा। फाल्गुन के बाद में दोबारा फिर चैत्र आ जाएगा। अब चैत्र का जो कृष्ण पक्ष आएगा, और उस कृष्ण पक्ष की यहाँ जो अमावस्या आएगी, यहाँ पे जाके साल खत्म होगा। यहां से जो चले ना वो यहां खत्म होगा भाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो जैसे ही आप चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम को आए, यहां से फिर नव वर्ष प्रारंभ हो जाएगा, तो अगला संवत यहां से प्रारंभ हो जाएगा। तो आपको यह याद रखना है कि जो नया साल होता है हिंदू समाज से रिलेटेड, उसको आपको याद रखना है कि वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या चैत्र शुक्ल एकम होता है। कृष्ण पक्ष के जो 15 दिन है, ये उस संवत के अंतिम दिन होते हैं, लास्ट में आता है। संवत खत्म हो रहा है चैत्र की अमावस्या पर, और प्रारंभ हो रहा है चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम को। यहां से नववर्ष जो है ये प्रारंभ होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो अपन पढ़ रहे थे अभी पीछे कि कहां पर ये इसका वर्णन आया, तो विक्रम संवत का ये वर्णन हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो विक्रम संवत का जो ये वर्णन हम पढ़ रहे थे, इसमें आपको ध्यान रखना है कि पहला महीना भी चैत्र एक प्रकार से, वैसे 12 महीने को अगर काउंट करें तो 12वां महीना है। देखिए ये पहला महीना हो गया, ये दूसरा हो गया है, ये तीसरा हो गया है। इस तरीके से आप काउंटिंग करेंगे तो ये महीना कौन सा आएगा, 12वां महीना आएगा। परंतु ये चैत्र दोबारा आ रहा है, 13वें महीने के रूप में दोबारा आ रहा है, क्योंकि यहां जो आया था वो तो चैत्र का केवल कौन सा पक्ष आया था, शुक्ल पक्ष आया था। और यहां पर जो आ रहा है वो चैत्र का कौन सा पक्ष आ रहा है, कृष्ण पक्ष आ रहा है। कृष्ण पक्ष के बाद में जैसे ही शुक्ल पक्ष आएगा, संवत चेंज हो जाएगा। नया शुक्ल पक्ष आते ही शुक्ल पक्ष की एकम जब आएगी तो साल जो है वो बदल जाएगा, और यहाँ पर पुराने वाला साल होगा जो अमावस को, कृष्ण पक्ष की अमावस को ये खत्म हो जाएगा। तो अंतिम दिवस चैत्र की अमावस्या होता है, और पहला दिवस आपको पूछा जाए तो चैत्र के शुक्ल पक्ष की एकम। तो यहाँ चैत्र शुक्ल एकम आएगी, ये पहला दिन होगा। और यहाँ कृष्ण पक्ष की अंदर अमावस्या है, अमावस्या सदैव कृष्ण पक्ष में ही आती है, तो ये अंतिम दिन होगा। दो पक्ष में अब जैसे अब आपको बता रहा हूं कि एक पक्ष होता है कृष्ण पक्ष, जिसको हम बदी भी बोल सकते हैं या अंधेर पक्ष बोलते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, जिसको हम सुदी या चांदन पक्ष बोलते हैं। हमारे नॉर्मली बारवाड़ी बागड़ी घरों में इस प्रकार के शब्द यूज किए जाते हैं। कृष्ण पक्ष जो होता है इसका अंतिम दिन होता है, उसको हम अमावस्या बोलते हैं, और शुक्ल पक्ष का जो अंतिम दिन होता है उसको हम पूर्णिमा बोलते हैं। देखिए एक चीज मैं आपको और बताता हूं, यहाँ पे जैसे आप लोग अभी ये पढ़ रहे थे, ये अंतिम दिन है अमावस्या। ये जो अमावस्या जो लिखा हुआ है तिथि है अमावस्या, इस अमावस्या का मतलब क्या होता था, इसका मतलब होता था अर्धमास। होता क्या था, होता है, इसका मतलब होता है अर्धमास। अर्धमास आधा मास, मास मतलब महीना, ठीक है। जो अर्धमास होता है यानी मास के बीच में आएगा, आधा मास जहां पे खत्म हो रहा है, 15 दिन का गैप, ये एक पक्ष या एक पखवाड़ा जहां पर समाप्त हो रहा है, ये 15वें दिन अमावस आएगी। इस अमावस शब्द बना किससे है, अर्धमास शब्द से बना है। अर्धमास का मतलब हो गया आधा महीना। अर्धमास 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 जो था वो अपभ्रंश होकर शब्द अमावस बन गया। यहां आप अगर देखेंगे तो ये जो होता है, यहां पर महीना पूर्ण हो रहा है, ये जो चैत्र का महीना है पूर्ण हो रहा है, या कोई भी महीना आ सकता है बैसाख वगैरह, वो यहां पूर्ण होता है। तो महीना अगर यहां पर पूर्ण हो रहा है तो जहां पूर्ण मास था उसको हमने बोलना शुरू कर दिया पूर्णिमा। कि पूर्ण मास जो शब्द है इसी से हमने बनाया था पूर्णमासी, और पूर्णमासी बोलते बोलते हम लोगों ने इसको पूर्णिमा बोलना शुरू कर दिया। तो ये पूर्णिमा है, और यहाँ आपको याद रखना है अमावस्या है। ठीक है, ये जितनी भी तिथियां हैं जिनके आप नाम बोल रहे हैं, जितने महीने चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये सब नक्षत्रों पर आधारित होते हैं। कि ये जो पूर्णिमा होती है इस दिन देखा जाता है कि कौन सा नक्षत्र है, तो चैत्रा नक्षत्र होता है इस दिन। चैत्रा नक्षत्र होता है तो चैत्र महीना का नाम दे दिया। श्रवण नक्षत्र होगा तो श्रावण नाम आ जाएगा,
है ना, पूर्व फाल्गुनी आएगा तो फाल्गुनी नक्षत्र होगा तो फाल्गुन का महीना आ जाएगा। तो जो नक्षत्र होता है पूर्णिमा वाले दिन, ठीक है, उसी नक्षत्र के नाम पर उस महीने का नाम रखा गया। बड़ा साइंटिफिक तरीके से इसको बनाया गया, वैज्ञानिक पद्धति से। ऐसा नहीं है कि जैसे मन में आया वैसे ही नाम रख दिए गए हो, इस तरीके से नहीं है। जो नक्षत्र है, नक्षत्र का मतलब तारों का समूह हो गया एक प्रकार से, और उसके वो किस तरीके से प्रकाशमान है, उनकी क्या स्थिति है, ये ब्रह्मांड विज्ञान से संबंधित पूरा ये विज्ञान है। और इसके अंदर आपको याद रखना है कि इस पूर्णिमा वाले दिन जो भी नक्षत्र होगा, जो भी नक्षत्र होगा, उस नक्षत्र का, जैसे मैंने बताया, नाम हो गया चित्रा नक्षत्र या चैत्रा नक्षत्र बोलते हैं। तो चित्रा या चैत्रा नक्षत्र होता है इस दिन इसी कारण से इस महीने का नाम क्या पड़ा है, चैत्र। ये आपको ध्यान रखना है। तो ऐसा करके इसके शुक्ल पक्ष का जो दिवस है वो प्रारंभ आता है शुरू में, और ये आता है बिल्कुल लास्ट में। तो आप लोग जो पढ़ रहे थे ये विक्रम संवत पढ़ रहे थे। विक्रम संवत की जो बातें हैं वो मैंने आपको ये बताई है, आप इसको ध्यान रखना। प्रत्येक महीने में दिन कितने होते हैं, 30। ये ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट बात है। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से इसमें नहीं चलता भाई। अंग्रेजी कैलेंडर में क्या होता है कि 30 दिन होंगे, किसी महीने में 31 दिन होंगे, फरवरी कभी 28 की होगी, कभी फरवरी 29 की होगी, या ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ मुख्य रूप से आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक महीने में जो दिन होते हैं वो 30 दिन होते हैं। इस वजह से 12 महीने हैं तो 30 को 12 से गुणा किया तो उत्तर आया 360। तो पूरे साल में 365 दिन नहीं होते, विक्रम संवत में पूरे साल में 360 दिन होते हैं। इसीलिए तो विक्रम संवत की तिथियां अंग्रेजी कैलेंडर की जो तारीखें हैं उनके साथ बराबर रूप से नहीं चलती, आगे पीछे रहती है। यानी आज मान लीजिए आज के दिन कोई तिथि है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से, तो वो अगले साल भी इसी तिथि को या इसी तारीख को यही तिथि हो, यह कतई आवश्यक नहीं है। विक्रम संवत और ग्रिगोरियन अंग्रेजी कैलेंडर की तिथियां आगे पीछे रहती हैं, इनमें गैप रहता है, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर में हमने पढ़ा 365 या 366 दिन होते हैं लीप ईयर में, और यहां पर जो दिन होते हैं 360 होते हैं। परंतु ये गैप अगर आप यहां देखें तो अंग्रेजी कैलेंडर 5 दिन आगे चलेगा, ये 360 दिन है ना। तो ये जो गैप है ना, इसको मेंटेन भी तो किया गया है। जब भी विद्वानों ने विक्रम संवत को बनाया था, जिन भी मान लीजिए विद्वानों ने इसको बनाया था राजा विक्रमादित्य के समय, तो इनको ये पता था कि आने वाले टाइम में कैलकुलेशन बदल सकती है, क्योंकि एक होती है सूर्य कैलकुलेशन, एक होती है चंद्र कैलकुलेशन, और नक्षत्रों की कैलकुलेशन इसमें साथ में शामिल की गई है। तो इन पूरी गणना के अंदर उनको ये पता था कि इस प्रकार की गणना हो सकती है कि शायद कुछ ऐसे संवत बन सकते हैं, ऐसे कैलेंडर बनाए जा सकते हैं, ऐसे पंचांग तैयार हो जाएंगे जिनकी तिथियों का फर्क रहे। ये जो है ना, इसमें इसीलिए तो आप लोग ऐसे बोलते होंगे, कई बार माताएं बहनें ये यूज करती है कि अब की बार 7वीं 8वीं बेड़ी है, 7वीं 8वीं इकट्ठी है ना, एक साथ यार एक ही दिन में सप्तमी भी है और अष्टमी भी है ना। या आप ऐसे बोल देते हैं कि अब की बार एकादशी 2 बार है, आज भी है कल भी है। इसका एक रीजन क्या होता है, एक तो ये होता है कि जो ग्रिगोरियन कैलेंडर के जो दिवस होते हैं वो रात्रि 12 बजे बदलते हैं, है ना, और हमारे जो होते हैं ना ये घड़ियों चौघड़ियों के हिसाब से चलते हैं। और घड़ियों चौघड़ियों के जो विक्रम संवत होते हैं ना, इनको आप याद रखेंगे कि ये कब मर्जी दिन में या कब मर्जी रात्रि में इनकी तिथियों में परिवर्तन हो सकता है। वैसे विद्वान लोगों का ऐसा मानना है कि एक तिथि जो होती है, एक हिंदू कैलेंडर के हिसाब की जो तिथि होती है वो सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक होती है। एक सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक एक तिथि मानना चाहिए, ऐसी मान्यता है। परंतु जब कैलकुलेशन बिठाते हैं तो ये कैलकुलेशन ऐसा है, देखिए आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर रात्रि के 12 बजे हैं, मान लीजिए हमारे इंडिया में रात्रि के 12 बज रहे हैं, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, दिवस चेंज कर रहे हो। पूरी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो रात्रि 12 नहीं बज रहे हैं, ये ध्यान रखिए आप। पूरी दुनिया में उस समय रात के 12 नहीं बजे हुए, वो तो इंडिया में बजे हुए हैं। भारत में जब रात्रि 12 बजे दिवस चेंज हो रहा है तो उसी समय पूरी दुनिया में रात के 12 नहीं बजे हुए हैं, ये बात समझिएगा। परंतु जब विक्रम संवत का कैलेंडर चेंज होता है तो वो केवल भारत को दृष्टि में रख करके चेंज नहीं होता है। वो जो विक्रम संवत का कैलेंडर चेंज होता है वो केवल भारत को देखकर नहीं, मैं फिर कह रहा हूं पूरे विश्व में एक साथ चेंज होता है ना, पूरे विश्व में। तो वो कब मर्जी पूरी उस समय का जो भी समय है, वो यहां मान लीजिए 5 बजे है, कहीं 6 बजे है, कहीं 7 बजे है, वो कहीं कितना भी बजा हो वो कैलेंडर जो है वो चेंज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 360 दिन इसमें होते हैं। तो ये जो कैलकुलेशन सूर्य और चंद्रमा की कैलकुलेशन को एक साथ किया जाना है,
जैसे आपने अभी बोला कि सप्तमी अष्टमी एक साथ आ रही है या दो आ रही है, इनको हम लोग जब दो आती हैं इसको अधिदिवस बोला जाता है। जब आप ये कहते हैं कि 11 दो है, अब की बार दसवीं दो है, अब की बार सप्तमी दो है, तो वो डबल हो जाता है, उसको अधिदिवस बोलते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि महीने भी डबल आ जाते हैं, कि अब कल तो जी सावन दो है, बड़ी समस्या है तो, है ना, ज्येष्ठ दो है, आषाढ़ दो है, तो भाई सावन दो है या आषाढ़ दो है, ज्येष्ठ दो है, तो इसको बोला जाता है अधिमास। अधिमास, तो अधिमास मतलब एक अधिक मास किया जाएगा, 3 वर्षों में एक बार ऐसा होता है, ये देखने को मिलता है। तो अधिमास जो होता है उसमें महीना एक बढ़ जाएगा, अधिदिवस जो होता है उसमें दिवस बढ़ जाएगा। कैलकुलेशन कुल मिला के इस प्रकार की जाएगी कि 360 दिन होने के बावजूद भी हम बाकी जो कैलेंडर है ना, ग्रेगोरियन या कोई और, उससे विक्रम संवत का कैलेंडर पिछड़ नहीं जाए ज्यादा। तो इसको ये कैलकुलेशन इस प्रकार की बनाई गई है, ऑटोमेटिक है ये सारा सिस्टम, ठीक है। आपको ये याद रखना है, दिन एक महीने में 30 होंगे, 12 महीने होते हैं, कुल 360 दिन होते हैं। पहला दिन चैत्र शुक्ल एकम होता है, अंतिम दिवस चैत्र अमावस्या होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में कैलेंडर आता है जिसको अपन आगे पढ़े, जिसको बोलेंगे शक संवत। अब शक संवत का जो कैलेंडर आ रहा है, इसके अंदर भी आप देखेंगे तो आपको महीनों के नाम वैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे आपने विक्रम संवत में पढ़ा, वही चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़। एक गड़बड़ है कि यहां मैंने पीछे चैत्र लिखा हुआ था, है ना, आपको अगर याद है तो, यहां मैंने ये चैत्र लिखा हुआ था, एक्स्ट्रा अतिरिक्त चैत्र लिखा हुआ था ना, ये अतिरिक्त चैत्र आपको यहां नहीं मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा, इधर फागुन के अंदर ही सिस्टम खत्म हो रहा है भाई। इसका कारण क्या है कि ये पूरा चैत्र से शुरू होकर पूरा पूरा फागुन पे खत्म होगा। अगर ये चैत्र से शुरू हो रहा है तो प्रथम महीना चैत्र है, और फिर इसका अंतिम महीना कौन सा हो जाएगा, फाल्गुन हो जाएगा। विक्रम संवत में अपन यूं कह सकते हैं कि चैत्र से शुरू होकर चैत्र में खत्म हो रहा था विक्रम संवत, तो क्योंकि शुक्ल पक्ष चैत्र का शुरू में आ रहा था, कृष्ण पक्ष लास्ट में आ रहा था। पर यहां शक संवत में ऐसा नहीं है। शक संवत में पहला जो तिथि है वो भी चैत्र है और अंतिम जो है वो फाल्गुन है। कब शुरू हुआ, किसने शुरू किया, इसका प्रारंभ हुआ है 78 ईस्वी में। पहले आप ये देखिए, प्रारंभ हुआ है 78 ईस्वी में। ध्यान से सुनना, ये जो ईस्वी है इससे 57 साल पहले, पहले बोले तो 57 ईसा पूर्व, यहां तो जो शुरू हो रहा है वो विक्रम संवत है, विक्रम संवत शुरू हो रहा है। और इससे 78 साल बाद में, यानी 78 ईस्वी है, ईसा पूर्व नहीं लिखा हुआ, ध्यान रखिएगा। यहां जो शुरू हो रहा है ये शक संवत है, ये है शक संवत। तो आपको बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि विक्रम संवत और शक संवत के बीच में कितना अंतर हो गया। विक्रम संवत चला है ईसा से 57 साल पहले, ईसा से 57 साल पहले, और ये जो शक संवत चला है ये चला है 78 साल बाद में। ये 57 और ये 78, यानी यहां पर आप ऐसे मानिए ईस्वी संवत है, 57 साल पहले उससे बड़ा ये चला है विक्रम संवत, 78 साल बाद में ये चला है शक संवत। इधर 78 साल, इधर 57 साल, 57 और ये 78, ऊपर 57 नीचे 78, इनके बीच का गैप अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा 135 साल। विक्रम संवत से 135 साल बाद में शक संवत चला है, दोनों को जोड़ दीजिएगा 57 और 78 को, 135 साल बाद में ये संवत चल रहा है, पहले विक्रम चला फिर शक चला। तो 135 साल बाद में 78 ईस्वी आएगी। कुषाण वंश का शासक था कनिष्क, इसने इसको शुरू किया था। जब कनिष्क के सामने ये आया, समस्या आई, उसके विद्वानों ने बताया कि हमें कैलेंडर बनाना है, पंचांग बनाना है, तो उसने क्या किया, इससे पहले जब कनिष्क का राज था, इससे पहले ईस्वी संवत का कैलेंडर ग्रेगोरियन भी प्रारंभ हो चुका था, तो उसके विद्वानों को ग्रेगोरियन कैलेंडर के बारे में भी पता था, और उनके विद्वानों को भारतीय कैलेंडर जो विक्रम संवत था उसका भी पता था। तो उन्होंने क्या किया, दोनों को मिलाया। तो कुषाण वंश का जो राजा है कनिष्क, उसके जो विद्वान थे, उन्होंने 12 महीनों के नाम तो कॉपी कर लिए विक्रम संवत से। एक बात का ध्यान रखना, विक्रम संवत के 12 महीनों के जो नाम थे ना, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, और शक संवत के चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, ये दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों कैलेंडर अलग अलग है। इसका जो चैत्र है ना वो विक्रम संवत का चैत्र नहीं है, ये ध्यान रखना, ये चैत्र इसी का ही है,
जैसे इस दुनिया के अंदर राम नाम के 2 बंदे हो सकते हैं, कपिल नाम के 2 बंदे हो सकते हैं, है ना, एक से 2 क्या बहुत सारे हो सकते हैं, कपिल शर्मा है, कपिल सोनी है, एक कपिल जो है सिब्बल है, तो ऐसे कोई भी हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि कपिल नाम से जब कई हो सकते हैं तो ये क्षेत्र भी तो कई हो सकते हैं ना। ये क्षेत्र जो यहाँ लिखा हुआ है ये शक संवत का क्षेत्र है, और जो पीछे आप पढ़ के गए हैं वो विक्रम संवत का क्षेत्र था। जब यहाँ पर महीनों के नाम रखने की बारी आई ना, तो वो विक्रम संवत के महीनों के नाम ही कॉपी करके रख लिए गए, ये ध्यान रखना। पर इसमें थोड़ा चेंजिंग कर दिया गया, विक्रम संवत में वो शुक्ल में शुरू हो रहा था, इसको चैत्र से शुरू कर दिया, वो चैत्र में खत्म हो रहा था, इसको फागुन में खत्म कर दिया। इसका पहला दिन आपको पूछा जाए तो आप देखो, इसका पहला दिन आ रहा है चैत्र कृष्ण एकम, और वहां पर आप पढ़ रहे थे कि पहला दिन आ रहा था चैत्र शुक्ल एकम, यहां आ रहा है चैत्र कृष्ण एकम। सामान्यतः ये कब आता है? 22 मार्च को। विक्रम संवत में चैत्र, विक्रम संवत में ध्यान रखिए, विक्रम संवत की बात कर रहा हूं, चैत्र शुक्ल एकम, विक्रम संवत में चैत्र शुक्ल एकम कब आएगा? अंग्रेजी कैलेंडर में कब आएगा? कोई फिक्स नहीं है, कोई तारीख फिक्स नहीं है कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से कितनी तारीख को चैत्र शुक्ल एकम होगा, प्रतिपदा होगा, ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि भाई हम तो विक्रम संवत का कैलेंडर तो ईस्वी कैलेंडर के जन्म से पहले ही बन चुका है, 57 साल पहले। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसको फिक्स कर दिया गया 22 मार्च। तो 22 मार्च से इसको शुरू किया गया, क्योंकि ये जब बना है उस समय तक ईस्वी संवत तो बन चुका था, ईस्वी कैलेंडर। तो अंतिम दिवस जो इसका होता है ये फाल्गुन की पूर्णिमा, क्योंकि फाल्गुन के अंदर लास्ट जो दिन आएगा वो पूर्णिमा आएगा, तो फाल्गुन की पूर्णिमा जो है उस दिन अंतिम दिवस होता है। इसको आप समझना चाहें तो इस तरीके से समझिएगा कि थोड़ा अंतर अपन कर लेते हैं। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं विक्रम संवत, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करके बता देना चाहिए, और यहां आ रहा है शक संवत। ठीक है, तो विक्रम संवत जो है, देखो इनमें समानता क्या है? समानता यह है कि इसमें जो महीनों के नाम है, महीनों के जो नाम है ना वो सेम है। महीनों के नाम क्या है, इस तरफ भी ऐसा है, इस तरफ भी ऐसा है, परंतु वो जो क्षेत्र है ना, मैं फिर कह रहा हूं कि इसका क्षेत्र अलग आएगा। जैसे कि मैंने कहा कि इसमें पहला दिन जो होता है वो होता है चैत्र कृष्ण एकम प्रतिपदा। ठीक है, तो ये सदैव संभवतः एक आध बार को छोड़कर लीप ईयर में प्रॉब्लम हो सकती है, साधारणतः ये कब आता है? 22 मार्च को आता है। परंतु इसका अगर कोई, पहली बात तो इसका जो पहला दिन होता है वो चैत्र कृष्ण होता ही नहीं है, इसका जो पहला दिन होता है वो तो चैत्र शुक्ल एकम होता है। तो ये वाला चैत्र और ये वाला चैत्र ये दोनों अलग अलग है, ये आपको ध्यान रखने हैं। ये केवल नाम एक जैसे लग रहे हैं कि इधर भी चैत्र इधर चैत्र लग रहा है कि चलो एक जैसा ही होगा, नहीं, ये कैलेंडर ही अलग है। ये कैलेंडर 135 साल बाद में चला है, ये कैलेंडर अलग है भाई, केवल नाम एक जैसे है। तो इसका पहला दिन चैत्र शुक्ल हो गया, तो इसका अंतिम दिन, अंतिम महीना इसका कौन सा आएगा? चैत्री आएगा, और अंतिम दिन जो होता है वो चैत्र के कृष्ण पक्ष में आने वाली अमावस्या होती है। जबकि ये कृष्ण एकम से ही शुरू हो रहा है, तो इसका अंतिम जो महीना आएगा वो फाल्गुन होगा, और किसी भी महीने की जो अंतिम दिन होता है किसी महीने का वो पूर्णिमा होता है। तो इसलिए यहां पर जो आएगा वो फाल्गुन की पूर्णिमा आएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो अब आपको क्या ध्यान देना है कि इसमें भी ऐसे ही कृष्ण पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष होता है, सेम टू सेम है। यहां इसमें महीनों के दिन देखो 30 और 31 हो सकते हैं। विक्रम संवत के अंदर ये दिन केवल 30 थे, परंतु शक संवत में यहां पर अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसा ही माहौल यहां पर है, वैसा ही किया गया है कि 30 या 31 दिन के महीने होते हैं इसमें, है ना, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, इसमें 30 या 31 दिन के उसी ग्रेगोरियन कैलेंडर जैसा ही होता है। इसीलिए यहां पर पूरे साल में दिन कितने आ जाएंगे? 365। विक्रम संवत में जो ये दिन आ रहे थे ये 360 थे, अंग्रेजी कैलेंडर में 365, यहां भी 365। ठीक है, हमारे संविधान सभा ने हमारे संविधान ने इसको स्वीकार किया था 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957, 22 मार्च क्यों उठाया? क्योंकि 22 मार्च से शुरू होता है, और 1957 में इस संवत को जो है स्वीकार किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया, और इसे राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया, राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया गया। एक ऐसा संवत, एक ऐसा पंचांग उठाया गया जिसका
भारतीय संस्कृति से शायद मुझे नहीं लगता कि कोई लेना देना था, और ना ही मुझे ऐसे लग रहा है, मेरा ये पर्सनल मानना है कि किसी भी शायद व्यक्ति को शक संवत के बारे में ज्यादा नॉलेज होगा ही नहीं। ना तो मुझे लग रहा है कि संविधान के निर्माताओं का इसका कोई पता था, क्योंकि उन्होंने तो देखो स्वीकार किया ही नहीं, निर्माताओं ने। ये 57 में स्वीकार हो रहा है, और 57 में अगर सरकार ने इस शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग घोषित किया, इसके पीछे का कारण मुझे तो समझ में आ नहीं रहा है कि भाई क्या कारण है। केवल ये कारण कि ये अंग्रेजी कैलेंडर जैसा है, तो फिर हमारी स्वतंत्रता का फायदा क्या हुआ? अगर हमने अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया सिस्टम, और ऊपर से कुषाण वंश का शासक कनिष्क जो है, इसको हम पूरी तरीके से भारतीय संस्कृति का शासक कह नहीं सकते हैं, आक्रमणकारी है, तो इसको भी अपन नहीं मान सकते उस तरीके से। तो इसके द्वारा चलाया गया संवत जो किसी भी समाज धर्म संस्कृति के हिसाब से है ही नहीं है, और फिर इसको अपन चला रहे हैं, तो इसका कोई मतलब भी नहीं है। और इसको राष्ट्रीय पंचांग में इसको शामिल किया गया है, भारतीय संविधान के अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। तो इसको आप इन तीनों को आप देख लीजिएगा, और इसमें शक संवत के बाद लास्ट बता रहा हूं मैं हिजरी संवत आपको, वो आप थोड़ा देख लेना, इतना ही आज पढ़ पाएंगे। हिजरी संवत, इसके बारे में आप देखिएगा, ये मुस्लिम समाज से संबंधित हो गया है ना। इसके अंदर हिजरी संवत यूज किया जाता है, जो मुस्लिम भाई लोग हैं उनमें हिजरी संवत यूज करते हैं। इसका प्रारंभ जो हुआ है ये 622 ईस्वी से माना जाता है। ये आजकल जो कैलेंडर आ रही है उसमें सब कुछ एक साथ ही लिखा आता है, तो उसको बस आपको चेक करना आना चाहिए किसमें क्या लिखा हुआ है। एक ही प्रकार के कैलेंडर में सब तिथियां लिखी आ जाती है। इस दिन जो है ये कहा जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो थे, उन्होंने मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी। इसी कारण तो ये हज यात्रा जैसे प्रारंभ होती है मक्का से मदीना तक की, है ना, यात्रा करते हैं मुस्लिम समाज के लोग। पैगंबर साहब ने, हजरत मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना तक की जो यात्रा की थी, इस दिन से हिजरी संवत की शुरुआत मानी जाती है। पर आपको अगर सन पूछा जाए कैलेंडर के हिसाब से तो 622 ईस्वी आप याद रखेंगे, जुलाई 622 ईस्वी है लगभग, ठीक है। कुल महीने हिजरी संवत में भी कितने होते हैं? 12, परंतु ये चंद्रमा की कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है। बाकी जो कैलेंडर आप पढ़ के गए हैं, शक संवत है ना, विक्रम संवत, ये मोस्टली सूर्य की कैलकुलेशन पे डिपेंड करते हैं। ईस्वी संवत भी सूर्य की कैलकुलेशन पे, पर यहाँ चंद्रमा की कैलकुलेशन होती है। तो चंद्रमा की कैलकुलेशन होने के कारण यहाँ पर पूरे साल में जो दिवस बनते हैं ना, वो 354 बनते हैं या 355 बनते हैं, है ना। 354 या 355 दिन बनेंगे, वहां 365 या 366 दिन बन रहे थे। 10 दिनों का ये 10-11 दिन का ये फर्क रहता है। दो ही प्रकार से देखिए, जो संवत तैयार होता है ना कैलेंडर, वो दो ही आधार पे होता है कि या तो आप उसको चंद्रमा के बेस पर, चंद्रमा के आधार पे कैलेंडर बना सकते हैं, या आप सूर्य की कैलकुलेशन से कैलेंडर बना सकते हैं। तो हम बहुत सारे विद्वानों ने सूर्य की कैलकुलेशन, जो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर जो लगा रही है, उस कैलकुलेशन को आधार बना के पंचांग तैयार किया है। कुछ लोगों ने चंद्रमा को आधार बनाया है, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो सूर्य कैलकुलेशन से जब पंचांग तैयार होता है तो उनमें नो डाउट 360 से लेकर के और 365 दिन तक रहते हैं। और जब चंद्रमा से होता है तो इसमें लगभग 355 के दिन से लेकर 360 दिन की कैलकुलेशन होती है। तो यहाँ तो कैलकुलेशन होती है 360 से लेकर 365 तक की, यहाँ कैलकुलेशन होती है 355 से लेकर के 55 है ये, यहाँ से लेकर 360 दिन की। तो यहाँ हिजरी संवत में जो स्वीकार किया गया है, यहाँ विद्वानों ने 354 355 दिन को स्वीकार किया, और ये वर्ष भर में कुल दिवस इतने ही होते हैं। पहला महीना जो होता है हिजरी संवत का, उसको हम बोलते हैं मुहर्रम। तो मुहर्रम का जो महीना है, मुहर्रम या मुहर्रम बोला जाता है, ये पहला महीना होता है। अंतिम जो महीना होता है ये जिलहिज का महीना होता है। 12 महीनों के नाम आपके सामने लिखे हुए हैं स्टूडेंट्स, आप इसको याद करना। पहला मुहर्रम या मुहर्रम है पहला महीना, दूसरा है सफर, तीसरा चौथा ना एक जैसे नाम लगेंगे पर इसमें एक एक अंतर आ रहा है। पहला है रबी उल अव्वल, यहां से आप याद कीजिएगा। दूसरा है रबी उल सानी। तो रबी उल एक जैसा नाम आ रहा है तीसरे और चौथे महीने में, परंतु जो आपको अंतर अलग अलग करना है, एक है रबी उल अव्वल, एक है रबी उल सानी। इस तरीके से 4 हो गए हैं। पांचवा यहां आप देखेंगे तो जमादी उल अव्वल आ गया, या जमादी उल सानी, यानी अव्वल और सानी शब्द दोबारा आ रहे हैं, आगे वाले नाम चेंज हो रहे हैं। तो अब आ गया जमादी उल, ये अलग कर लो, जमादी उल अव्वल इसको याद करना, और फिर जमादी उल सानी, ठीक है, इनको याद करना। तो पहला मुहर्रम, दूसरा सफर, तीसरा रबी उल अव्वल, तो चौथा आ गया रबी उल सानी, पांचवा है जमादी उल अव्वल, छठा है जमादी उल सानी, सातवां है रज्जब का महीना। रज्जब का महीना जिसमें अपन पढ़ते हैं 1 रज्जब से 6 रज्जब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर वहां उर्स का आयोजन होता है ना, वो रज्जब के महीने में। साबान का महीना आ जाएगा इसके बाद में, तो कितने हो गए, 1 2 3 4 हो गए, 5 6 7 8, आठवां महीना आ गया साबान। 9वां महीना आता है रमजान का पवित्र महीना, 9वां होता है।
फिर आता है सव्वाल का महीना, फिर आता है जिलकात, और 12वां अंतिम महीना आता है जिलहिज। आप इनको याद रखेंगे, एक बार आप देख लीजिए। पहला हो गया मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिउल अव्वल, जमादिउल सानी, और उसके पश्चात रज्जब और साबान, साबान के बाद में रमजान, इधर साबान इधर रमजान, रमजान के बाद सवाल, जिलकात और जिलहिज। इस तरीके से इन 12 महीनों के नाम याद रखेंगे। और तत्पश्चात अगली क्लास में हम यहां से ये चैप्टर अपना शुरू करेंगे, पर आज नहीं करेंगे, अगली क्लास में, अगली वीडियो में, कि चैत्र के महीने से किस तरीके से राजस्थान के अंदर ये त्योहार मेले आदि शुरू होते हैं, इसको अपने शुरू करेंगे। अगली वीडियो से, अगली क्लास में शुरू कर पाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।